Welcome to AS Knowledge Point, all students and my friends। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेके आए हैं। हम बता दें कि क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस में 5 अध्यायों का अध्ययन करना है। दोस्तों, यह वीडियो मेरे उन दोस्तों के भी काम आएंगे, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा जो हमारे मित्र STET प्रथम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के प्रथम अध्याय का अध्ययन शुरू करें। इसके पहले हम बता दें कि प्रत्येक अध्याय को कई भागों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि काफ़ी सरलता हो अध्ययन करने में। तो प्रथम अध्याय लोकतंत्र व्यवहार में। लोकतंत्र के बारे में हम लोग क्लास 9th में ही काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़े हुए हैं और क्लास 10th में भी लोकतंत्र के बारे में ही हम लोग को अध्ययन करना है। तो लोकतंत्र व्यवहार में यानी लोकतंत्र व्यवहार में वास्तव में कैसी शासन प्रणाली है, इसके बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है लोकतंत्र में द्वंद्व, तो लोकतंत्र का अर्थ हम लोग जानते हैं और द्वंद्व की शाब्दिक अर्थ, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ दुविधा होता है। तो लोकतांत्रिक कई देशों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है और द्वंद्व की स्थिति देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग बेल्जियम में किस प्रकार जो है वहाँ के लोगों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हुई थी इसके बारे में जानें। बेल्जियम जो है वह यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम के फ्लेमिंग भाग में डच भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 59% है। बेल्जियम के ही बेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 40% है, जबकि जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 1% है। यहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और 20% डच बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ हम बता दें कि बेल्जियम में भाषा के आधार पर समाज विभाजित है और इसमें यहाँ द्वंद्व की स्थिति जो है भाषा के आधार पर ही बनी हुई है। लेकिन यहाँ के स्थानीय सरकार के द्वारा काफ़ी सूझबूझ से काम लिया गया और भाषा के आधार पर यहाँ की सत्ता में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई और जिसके कारण यहाँ द्वंद्व की स्थिति समाप्त हो गई। इसके बाद हम लोग श्रीलंका में देखें। श्रीलंका में भी भाषा के आधार पर ही द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। वहाँ के मूल निवासी सिंगली भाषा का प्रयोग करते हैं तथा अंग्रेज़ों के द्वारा भारत से कुछ लोगों को श्रीलंका में चाय की खेती के लिए बसाया गया था और वे लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी वे लोग तमिल बोलते हैं। और इन दोनों भाषा के लोगों में द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ सत्ता में तमिल लोगों की उचित भागीदारी नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति भी बनी हुई थी। लेकिन अभी भी वहाँ भाषा के आधार पर द्वंद्व की स्थिति समाप्त नहीं हुई है, लेकिन कुछ कम हुई है। इसके बाद देखते हैं भारत की स्थिति। भारत में भी कमोबेश द्वंद्व की स्थिति है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ अनेक जाति, धर्म, बिरादरी, कद काठी के लोग निवास करते हैं। समाज यहाँ जातीय व्यवस्था में विभाजित है और यहाँ मुख्य रूप से
जाति के आधार पर द्वंद्व की स्थिति है, लेकिन यहाँ द्वंद्व की स्थिति काफ़ी भयावह नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सामाजिक विभाजन का स्वरूप। इसमें जो है नस्ल के आधार पर भेदभाव। मैक्सिको ओलंपिक खेल कूद समारोह के समय इसका उदाहरण देखने को मिला था। मैक्सिको में ओलंपिक खेल कूद हुआ था, वहाँ पे जो है पदक विजेता टॉमी स्मिथ और कार्लोस नामक धावकों ने अमेरिकी अश्वेतों पर होने वाले भेदभाव को उजागर किया था। हाल ही में अमेरिका में एक श्वेत पुलिस के द्वारा वहाँ के एक अश्वेत व्यक्ति को टॉर्चर के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, और ऐसे में अमेरिका सहित कई देशों में इसके विरुद्ध में काफ़ी प्रोटेस्ट चला, आंदोलन हुआ, और इसमें अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। तो अमेरिका में बहुत पहले से और आज भी रंग भेद की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद जो है देखें हम लोग भारत में भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीयता, जाति, लैंगिक विभाजन इत्यादि के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। सामाजिक भेदभाव उत्पत्ति के कारण जो सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है वह किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं होता, वह अपने ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जन्म से ही कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, और इस कारण से भी समाज में जो है भेदभाव देखने को मिलता है। उसके बाद जो है सामाजिक विभाजन के निर्धारक प्रमुख तत्व, जिसमें है सामाजिक विभाजन के 3 तत्व जो है निर्धारित करता है। इसमें है राष्ट्रीय पहचान, क्षेत्रीयता की मांग संबंधी राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण तथा सरकार का स्वरूप। राष्ट्रीय पहचान के बारे में हम लोग समझें। देश के सभी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना होती है, अधिकांश लोगों में राष्ट्रीयता की भावना होती है, लेकिन इसके अलावा उनके अंदर क्षेत्रीयता की भी भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भारतीय लोग हैं उससे हम ज़्यादा स्नेह और प्रेम दिखाते हैं, अपने आप लगाव होता है। अगर देश में ही किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो अपने राज्य के लोगों से ज़्यादा लगाव महसूस होता है, या अपने जिला से बाहर दूसरे जिला में जाते हैं तो अपने जिला के लोगों से लगाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अपने गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाते हैं तो अपने लोग जो है, अपने गांव के लोग जो है उनसे मिलते हैं तो हमें काफ़ी खुशी अनुभूति होती है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ जो है क्षेत्रीयता की भी भावना हर मनुष्यों में होती है, हर लोगों में होती है। लेकिन जब क्षेत्रीयता की भावना अत्यधिक हो जाती है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए घातक हो जाता है। दूसरा जो है क्षेत्रीयता की मांग संबंधी राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुदलीय पद्धति है, यहाँ 1 से 2 या 2 से अधिक दल हैं, और ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दल की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। और जब क्षेत्रीय दल होंगे तो उनके अंदर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाते हैं और क्षेत्रीय कामों को ज़्यादा से ज़्यादा करने पर बल देते हैं, जिससे राजनीतिक दल क्षेत्रीयता की मांग करते हैं और स्थानीय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हित संबंधी बातें सोचते हैं। यह भी
देश की अखंडता के लिए घातक होता है। सरकार का स्वरूप, यह जो है सामाजिक विभाजन सरकार के स्वरूप पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। हम लोग अगर भारत का ही उदाहरण ले तो हम लोग जानते हैं कि भारत में काफ़ी लंबे समय से समाज के अभिवंचित वर्ग समूह के लोग निवास करते हैं, रहते हैं। अगर यहाँ की सरकार जो है उनको समय समय पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ उनको विशेष सुविधा नहीं देती तो यहाँ भी आंदोलन और गृह युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलता और समाज में काफ़ी फ्रिक्शन देखने को मिलता। लेकिन भारत में जो है भारत के सरकार के द्वारा समय समय पर समाज के अभिवंचित वर्ग समूह के लिए, जैसे पिछड़ा वर्ग के लिए, दलितों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता रहा है। आगे आते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था जो है वह काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है। हालांकि भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत वैदिक काल से ही माना जाता है। वैदिक काल में कर्म के आधार पर समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे चल कर के यही कर्म के आधार पर न होकर के और जन्म के आधार पर जातीय व्यवस्था समाज में कायम हो गया और आज भी यही चल रहा है। भारत में ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार नायकर इत्यादि जैसे नेताओं व समाज सुधारकों के प्रयासों के बाद जाति व्यवस्था को समाप्त करने पर काफ़ी बल दिया गया। लेकिन आज भी जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। आज भी कोई भी व्यक्ति अपने जाति में ही बेटी रोटी वाला संबंध करते हैं। शादी विवाह की जो आज भी जो व्यवस्था है वो अपने जाति में ही लोग करते हैं। हालांकि कुछ सीमित पेशा में रहने वाले लोग या उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले लोग जातीय बंधन को तोड़ करके और अन्य जाति में भी शादी कर रहे हैं। लेकिन समाज का अधिकांश समूह जो है, अधिकांश लोग जो हैं वो अपने जाति में ही शादी विवाह जैसी परंपराओं का निर्वाह आज भी कर रहे हैं। हालांकि आधुनिकीकरण, शहरीकरण और शैक्षिक क्षेत्रों में विकास, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इत्यादि के बाद जो है जाति व्यवस्था में काफ़ी कमी आई है। जो कुछ शूद्र से काफ़ी अछूत व्यवहार रखा जाता था उसमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन आज भी यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग राजनीति में जाति, कास्ट इन पॉलिटिक्स। राजनीति में जो है जाति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। खास तौर से अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में राजनीति में जो है जाति की बहुत ही ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जातीय बहुलता को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा करना। राजनीतिक दल जो है अधिक से अधिक टिकट किसी क्षेत्र में उसी व्यक्ति को देना चाहती है, उसी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है जिस क्षेत्र में जिस जाति की ज़्यादा बहुलता होती है। उसके बाद राजनीतिक दलों के द्वारा वोटों के लिए जातीय भावना को उकसाना। राजनीतिक दल जो है बहुत सारे जातीय संगठनों को सह देते हैं, जातीय भावनाओं को उकसाते हैं ताकि उनका वोट बैंक बन सके
और वे कुछ निश्चित जाति के लोगों का संपूर्ण वोट यानी अधिकांश वोट जो है प्राप्त कर सके। इसके बाद पूर्व के अत्याचार के कारण निम्न जातियों का गोलबंद होना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पहले अभिवंचित वर्ग समूह के लोग तथा दलितों पर काफ़ी अत्याचार हुए हैं और आज जो है ये लोग जो है एक जातीय संगठन बनाए हुए हैं, वर्गीय संगठन बनाए हुए हैं ताकि अपने हितों की रक्षा हो सके और राजनीतिक सहभागिता प्राप्त हो सके। और इसके बाद जो है वोट बैंक। राजनीतिक दल जो है वोट बैंक के रूप में किसी विशेष जाति के लोगों को देखती है। इसके बाद जो है जाति में राजनीति, पॉलिटिक्स इन कास्ट। इसमें जो है कई जातियों का गोलबंद होना प्रमुख कारण है। जाति में भी राजनीति देखने को मिलती है, क्योंकि राजनीति जब जाति में राजनीति होती है तो कई जाति के लोग जो है अपने अपने जाति से संबंधित संगठन का निर्माण करते हैं और एक मंच पे आते हैं, गोलबंद होते हैं, जिससे उनके वर्ग, उनके जाति के लोगों की शक्ति बढ़ती है और वो अधिक से अधिक राजनीति में हिस्सा ले पाते हैं, सत्ता में भाग ले पाते हैं। इसके बाद कई राजनीतिक दलों के द्वारा निम्न एवं दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में अधिकांश राजनीतिक दल जो है पिछड़े तथा दलितों के हितकारी होने का दावा करता है और ये राजनीतिक दल जो है कोई राजनीतिक दल तो खुल करके दलित और पिछड़ों के साथ खड़ा होता है और उनके उत्थान और उनके सम्मान के लिए आंदोलन तक करता है। दोस्तों, इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस लेसन के दूसरे भाग में सेकंड पार्ट में आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करना भी साथ साथ न भूलें। धन्यवाद।